आज इस राष्ट्र ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर जिन्होंने इस राष्ट्र को खोया। लेकिन सच है ये कि मृत्यु रूपी सच्चाई को कोई टाल नहीं सकता। इस राष्ट्र ने जो अमूल्य निधि को खोया, उस निधि की प्राप्ति नहीं की जा सकती। ये उससे भी बड़ी सच तो यह है कि जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। आज मैं नमन करता हूं उनको जिन्होंने 36 विभिन्न भाषाओं में इस राष्ट्र को अपनी स्वर से एक अमूल्य निधि, एक अमूल्य रचना इस राष्ट्र को दिया। यारा, आज टॉपिक पढ़ाना था बाबर को। बाबर के ही टॉपिक पर मैं आ रहा हूं। अल्लाह तू मुझे मौत देना, शीर्षक यही है। तो चलिए, कोशिश ये करना कि जब तक वीडियो मदमस्त लगे तब तक सुनना, लेकिन श्रद्धा सुमन लता मंगेशकर जी को जरूर देना। वो राष्ट्र की एक ऐसी अमूल्य निधि है जिनको युगों तक कोई भरपाई नहीं कर सकता। बिरले इतिहास के कालखंड और इतिहास के पन्नों में ऐसा कोई कैरेक्टर जन्म लेता है जो कभी कभी इतिहास के पन्नों में देखने को ऐसा मिलता है। और हम चाहेंगे तुम सब एक ऐसे जानदार धारदार व्यक्तित्व के रूप में उभर के आओ जो जिंदगी की दशा और दिशा को अपने कर्मों के माध्यम से बदल दो। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तुम कर सकते हो। हम लोग बाबर के माध्यम से यही समझेंगे। एपिसोड नंबर 1 में हमने ये तुमको समझाया था कि किस प्रकार बाबर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी सत्ता और साम्राज्य को कायम कर लिया था, और वो किस प्रकार पंजाब के अभियान की ओर निकला था, और उसको निमंत्रण देने का काम इब्राहिम लोदी के उसको निमंत्रण देने का काम इब्राहिम लोदी के रिश्तेदारों ने किया था, और अंततः विषाद पानीपत के मैदान में बैठा था, जिसके संदर्भ में हम चर्चा कर चुके थे। पानीपत का मैदान है यारा, एक और सैनिक हैं किसके? तो एक और सैनिक है बाबर के, और दूसरी ओर राज सत्ता के और राजतंत्र के शासन की प्रणाली के रूप में अगर तुम देखो तो इब्राहिम लोदी की सेना है। इब्राहिम लोदी अफगानी है, उसके पास हाथी है, घोड़ा है। तुलगमा युद्ध नीति के तहत बाबर अपने सैन्य तंत्र को उपस्थित करता है, परिस्थिति के मुताबिक उसकी रचना करता है। अब कहोगे व्हाट इज तुलगमा युद्ध नीति? तुलगमा युद्ध नीति में यू डिजाइन बनाया जाता है, 3 तरफ से सैनिकों को घेर लिया जाता है। और इसके अग्रिम पंक्ति में कौन है? तो अग्रिम पंक्ति में इब्राहिम लोदी में घोड़ा है, हाथी है, इब्राहिम लोदी। और इसके अग्रिम पंक्ति में कौन है? इसके अग्रिम पंक्ति में तोप है, गोला है, बारूद है। उसको चमड़े के रस्से से बांधा गया है, चमड़े की दीवार बनाई गई है, और चमड़े की दीवार बना करके वहां पर जहां तोप का मुंह है वहां छेदा छोड़ा गया है। तोपची जो पानीपत के मैदान में है, उस्ताद अली और मुस्तफा, वो केवल दृश्य को देख सकता है, नियंत्रण कर सकता है कि इस तोप को कब दागना है, कहां दागना है। और ये जंग आरंभ होता है 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का वही वो मैदान है जहां कभी महाभारत हुआ था, और पानीपत का ये मैदान है जहां पर पानीपत प्रथम का युद्ध हुआ था। जब जब पानीपत के मैदान में कोई जंग हुआ यारा, इतिहास ने अपनी धार को बदला है। यही होता है। उस्ताद अली और मुस्तफा का नेतृत्व है, उस्ताद अली और मुस्तफा का नेतृत्व है, उस्ताद अली और मुस्तफा का नेतृत्व है। पानीपत का मैदान है। बाबर के सैनिकों ने जो कोराम ढाना आरंभ करता है, क्या औकात थी इब्राहिम लोदी के यारा। हार होती है, इब्राहिम लोदी हार चुका है। पानीपत के मैदान के जंग को बाबर जीत चुका है। लोगों को उम्मीद थी कि बाबर आएगा, संपदा को लूटेगा, वापस जाएगा। लेकिन बाबर ने भारत की सरजमी की उर्वर जमी को देखा और लगा कि राजतंत्र के शासन की प्रणाली को यहीं से तो आरंभ किया जा सकता है।
यहीं से तो आरंभ किया जा सकता है और यहीं से आरंभ भी करता है। लेकिन राणा सांगा एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसको लगता था कि दिल्ली का तख्त तो मेरा है, दिल्ली की सरजमी पर अधिकार तो मेरा होना चाहिए, तख्त तो ताज पर अधिकार तो मेरा होना चाहिए। राणा सांगा को लगता है कि बाबर तुम गया क्यों नहीं? इसका तो कोई जवाब था नहीं। लेकिन राणा सांगा को लगता है कि इसको हटाना होगा। राणा सांगा बहुत बड़ा व्यूह रचना करता है। राणा सांगा व्यूह रचना करके इस बात को कोशिश या प्रमाणित करने की कोशिश करता है कि दिल्ली की तख्त, दिल्ली की ताज मेरा है, मेरा ही रहेगा। विभिन्न छोटे छोटे राजाओं को मिलाकर के एक विशाल गठबंधन का निर्माण करता है। बाबर के सैनिक तब तक भारत की सरजमी पर थक चुके थे। उन लोगों को लग रहा था कि अब जंग और दें, हद हो चुकी है, आजा, महफिल सजी है, आजा। सबों की बीवियां घरों में इंतजार कर रही थी। लेकिन राणा सांगा की गठबंधन का परिणाम था कि कोई उसके पक्ष से जा नहीं सकता। लेकिन बाबर कमजोर पड़ चुका था और इसका भविष्यवक्ता मोहम्मद शरीफ ये बार बार कह रहा था कि राणा सांगा इस जंग में तुम हारोगे, बेटा तेरी हार होनी तय है। बेचैनी थी बाबर को, क्योंकि भविष्यवक्ता ने जो आज तक कहा था वो सच लग रहा था। लेकिन यार एक बात सच है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बाबर को लगा कि मोहम्मद शरीफ अगर इस तरह का अफवाह फैलाता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब हम सब सारी पाई हुई अर्जित की हुई सत्ता को खो देंगे। मोहम्मद शरीफ को बुलाता है और शरीफ की शराफत को दो टुकड़े में मार देता है, उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। जानते हो इसको कहते हैं कि केवल लक्ष्य दिमाग में रखो। हम चित्रण कर रहे हैं खनवा के मैदान की, हम चित्रण कर रहे हैं राणा सांगा की, हम चित्रण कर रहे हैं मोहम्मद शरीफ की, हम चित्रण कर रहे हैं बाबर के दृढ़ संकल्प की। इस जंग को उसके बाद बाबर ने एक बड़ा ही कूटनीतिक रणनीति का परिचय देता है। जानते हो राणा सांगा के गठबंधन में एक व्यक्ति बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इस व्यक्तित्व को तोड़ना उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था और उस व्यक्तित्व को उसने तोड़ भी दिया। और वो व्यक्तित्व था सलहदी। बड़ा एग्जाम दोगे तो यही पूछेगा। थोड़ा सा वीडियो बनाना सीख रहे हैं और सीखने दो, धमाल मेरी ही चलेगी, इस रंगमंच का मैं ही हीरो हूं। सलहदी, और सलहदी को गठबंधन से बाबर तोड़ देता है। जंग मैदान जंग होता है और इस जंग को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। इसके जिंदगी में थोड़ी शांति, थोड़ी स्थिरता, थोड़ा विकास आया था। और इसके पहले जो पानीपत का जंग हमने तुमको बतलाया, उस जंग को जीतने के बाद उसने कलंदर की उपाधि लिया था और काबुल वासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया था। दूसरी बड़ी बात, इस जंग को जीतने के बाद, खनवा के जंग को जीतने के बाद उसने चंदेरी के जंग को आरंभ किया और चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। मेदिनी राय को आसानीपूर्वक रौंद कर रख दिया जा रहा। रौंद के रखने के बाद शासन सत्ता और कड़ियां उसके पास आने के बाद चंदेरी के शासक मेदिनी राय की दो बेटियों को इसने अपने साथ लाया था। और लाने के बाद बाप भी ऐसा ही होता है या ऐसा भी होता है, अपने बेटों के बीच गिफ्ट में दे दिया था। एक कैरेक्टर बाबर का है। एक घटना 15, 26, 27, 28 की है। 29 में घाघरा का युद्ध है। घाघरा के जंग को भी इसने आसानी पर जीता था। इसने बंगाल का शासक नुसरत शाह, बंगाल का शासक नुसरत शाह और बिहार का शासक मोहम्मद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, ये दोनों को रौंद कर रख दिया। सत्ता उसके हाथों में आ गई है, साम्राज्य उसके हाथों में आ चुका है। लेकिन तब तक बाबर की जिंदगी को एक नई दशा, एक नई दिशा मिल चुकी थी। राजतंत्रात्मक शासन की प्रणाली की ये वो कड़ियां हैं जिस कड़ियों को
वो अपने अंदाज में समझो चुका था। लेकिन बाबर के हैं 4 बेटे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यवान और विश्वास मानो कि जिस रंगमंच के ऊपर और जब तक आस्था की एक डोर, आस्था की एक कड़ी होती है, तब तक वो एक ही चीज पाया कि हुमायूं मेरे लिए लकी। ये आस्था का पॉइंट होता है, आस्था का केंद्र होता है। इसको धर्म, रिलीजन किसी भी कसौटी पर कसो तो कसा नहीं जा सकता है। वो संभल में था, संभल उसके लिए व्यक्तिगत जागीर दी गई थी। संभल में वो था और बीमार था। जब बाबर को एक बात की जानकारी मिली कि मेरा बेटा, मेरा जिगर, मेरा टुकड़ा बीमार है, संभल को जाता है। मैंने शीर्षक दिया है, या अल्लाह मुझे मौत दे। हुमायूं जिस बेड पर पड़ा था, बीमार था, उसी बेड के चारों ओर, उसी बिस्तर के चारों ओर घूमता है और घूमता हुआ प्रार्थना करता है कि हे परवरदिगार, आपको एक जिंदगी लेनी है तो मेरी जिंदगी ले लो, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी तुम बकस दे। भगवान जाने परवरदिगार की क्या आस्था थी। हुमायूं स्वस्थ होना आरंभ होता है। बाबर उसी अनुरूप बीमार पड़ना जो है आरंभ होता है। बाबर बीमार पड़ता चला गया, हुमायूं स्वस्थ होता चला गया। अंततः बाबर मृत्यु के आगोश में समा जाता है। लेकिन मरने से पहले बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को कहा कि बेटे जिस प्रकार पानी में लकीर नहीं खींची जा सकती, वैसे खून का बंटवारा नहीं किया जा सकता। तुम अपने भाइयों के मध्य कभी भी सत्ता के लिए जंग मत लड़ना। अपने भाइयों को कभी भी उद्वेलित मत करना। बाबर का यह कथन या इस कथन का पालन हुमायूं ने एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में किया। और सच्चाई यही है कि हुमायूं के लिए कथन बड़ी भारी पड़ता है। अंततः 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं एक मुगल बादशाह के रूप में उभर कर आता है। और हुमायूं के तख्त-ओ-ताज की इस कहानी को और बाबर की मृत्यु की इस कहानी का हम अपने अंदाज में नेक्स्ट एपिसोड में इसकी चर्चा करेंगे। तो ये थी खबरें आज तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन कारण जरूर बताना। मैं टाइगर सर था, हूं और रहूंगा। तुम्हारे द्वारा कही गई एक एक बात को मेरे दिल में आस्था का केंद्र बनेगा। जय हिंद, जय भारत।